मैंने कुछ एग्रीगेट्स लिखवा दिए थे, आई थिंक 3 एग्रीगेट्स लिखवा दिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे चौथे एग्रीगेट से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे एग्रीगेट काफी हद तक समझने लायक हैं। लिखो, चौथा एग्रीगेट है NDPMP। चौथे एग्रीगेट है NDPMP। जरूरी नहीं है बिल्कुल उसी सीरीज में हो, जैसे मैंने 8 एग्रीगेट लिखवाए थे, है ना, आगे पीछे हो सकते हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं कि उसी सीरीज में है या नहीं, मुद्दे की बात यह कि हमें समझ में आता है या नहीं आता है। तुम्हें एक चीज तो समझ में आती है कि पहले वाला n किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट को। पहले वाली वैल्यू क्या होती है? नेट। और जब भी नेट होता है, मैंने बताया था ग्रोस का नेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एग्रीगेट के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है। देखो, डेप्रिसिएशन क्या हुआ है? माइनस। तो तुम्हें इस तरह से पहचानना आना चाहिए। अगर हम नेट की बात करते हैं तो नेट का मतलब है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। ये मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूं कि कैसे बनाई जाती है, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशन है, कहां तक याद करोगे। इसी तरह से मार्केट प्राइस, तुम्हें याद होगा मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है भाई फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हुआ है। देखो, मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ है? प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्रीगेट के अंदर क्या शामिल होता है? एक तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक है। तो इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम मतलब NFIA शामिल भी नहीं होता है। तो अब इस एग्रीगेट के लिए डेफिनेशन लिखना। लिखो, it is the market value of final goods and services. It is the market value, है ना, मार्केट प्राइस है क्योंकि। It is the market value of final goods and services. Market value of final goods and services produced in the domestic territory. Produced in the domestic territory. Final goods and services produced in the domestic territory of a country by resident and non-resident, of a country by resident और नॉन रेजिडेंट, चाहे उसको कौन प्रोड्यूस करे, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, ऑफ अ कंट्री बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में। इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो देखो, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता ना, लिखो इट एक्सक्लूड्स, बोर्ड पे लिख देता हूं, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, है ना, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। तो देखो, अब इसका भी फॉर्मूला बना लो, बोर्ड पे देखो, तुम्हें चाहिए NDPMP, है ना, और तुम्हारे पास पहला एग्रीगेट है GDPMP, सबसे पहला एग्रीगेट है ना GDPMP। अब देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा, बहुत ही आसान है कन्वर्ट करना, मैंने तुम्हें सिखाया था। देखो, नेट है, ग्रोस में जाना है, नेट से किस में जाना है? ग्रोस में जाना है। नेट से ग्रोस में जाने के लिए क्या माइनस करते हैं? देखो, अभी भी लिखा हुआ है, नेट से ग्रोस में जाने के लिए क्या माइनस कर देते हैं भाई? डेप्रिसिएशन। वो जो लॉजिक मैंने सिखाए थे वो तुम्हें आने चाहिए। बाकी देखो, सब कुछ बराबर है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक के बराबर है, मार्केट प्राइस के बराबर है, तो बाकी सब तो बराबर है ना।
तो ध्यान रखना, ये जितनी भी टर्म्स में लिखवा रहा हूं इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, इनको टेक्निकल तरीके से याद रखो, इनको इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखो, है ना। पांचवा एग्रीगेट लिखो, पांचवा एग्रीगेट है हमारा। अब फैक्टर कॉस्ट वाले चालू हो जाएंगे, एनडीपीएफसी। जरूरी नहीं है बिल्कुल उसी सीरीज में पढ़ो जिस सीरीज में तुम्हें मैंने 8वां एग्रीगेट एक साथ लिखवाए थे, है ना, आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है ये वाला एग्रीगेट तुम्हें 5वें नंबर पे ना मिले जहां पर तुमने लिखे थे, है ना। खैर उसका मुद्दा नहीं है कि कौन से नंबर पे लिखवाया था, है ना, सही होना चाहिए बस। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो अभी तक क्या चल रहा था, मार्केट प्राइस। जितने भी मैंने चारों एग्रीगेट एक्सप्लेन करवाए किस पर करवाए, मार्केट प्राइस पर। तो डेफिनेशन के अंदर क्या आता था, मार्केट वैल्यू। डेफिनेशन के अंदर क्या आता था, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू भूल जाओ, अब आ रही है फैक्टर कॉस्ट। तो तुम्हें एक लाइन में एक वर्ड डाल देना है, फैक्टर वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू नहीं है, अब फैक्टर वैल्यू है, ठीक है। हर एक की डेफिनेशन में क्या आएगा, फैक्टर वैल्यू, ठीक है। जैसे कि लिखो, इट इज द टोटल फैक्टर इनकम्स। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है इसकी। तो इट इज द टोटल factor incomes earned by, it is the total factor incomes earned by, बोर्ड पे लिखा हुआ है earned by factors of production, earned by factors of production, earned by factors of production। अब देखो इसका भी फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो। तुम्हें चाहिए एनडीपीएफसी, क्या चाहिए भाई, एनडीपीएफसी चाहिए, है ना। और तुम्हारे पास पहले से ही क्या है, जीडीपीएमपी है, सबसे पहला एग्रीगेट है तुम्हारे पास। अब देखो नेट, पहली वैल्यू एन क्या होती है, नेट। नेट से किस में जाना है, ग्रोस में। मैंने बताया था नेट से ग्रोस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। बीच में डी है और यहाँ पर भी डी है, ये तो बराबर है डोमेस्टिक। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। तुम्हें एक बात याद होगी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करते हैं, मैंने तुम्हें लॉजिक लिखवाए थे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए तुम्हें माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। मतलब इस वाले एग्रीगेट में ना तो डेप्रिसिएशन शामिल होता है, इस वाले एग्रीगेट में ना ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, ठीक है। अब लिखो छठा एग्रीगेट, सिक्स्थ है भाई हमारा जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, ठीक है। तो लिखो इसके लिए एक्सप्लेनेशन। तो देखो ये भी और कुछ नहीं, ये भी फैक्टर वैल्यू ही होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की फैक्टर वैल्यू, ठीक है। तो लिखो इट इज द सम ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है सम, जोड़, टोटल, है ना। इट इज द सम ऑफ वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, it is the sum of value added, sum of value added of all production, it is the sum of value added of all production in the domestic territory of a country, in the domestic territory of the country, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मुझे बताओ ग्रोस लगा हुआ है, ग्रोस का मतलब क्या होता है, तुम्हें मालूम है ना, ग्रोस का मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ग्रोस के अंदर क्या शामिल है, डेप्रिसिएशन, है ना। तो लिखो इसी डेफिनेशन के अंदर, देखो कैसे डेफिनेशन को हम बड़ा कर सकते हैं, पेपर के अंदर कोई सी भी आ जाए। इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, लिखो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इंक्लूसिव, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, है ना, एक साल के दौरान। हाँ इसका फॉर्मूला बनाओ, देखो बोर्ड पे,
तुम्हें चाहिए GDP-FC अब, है ना, और तुम्हारे पास सबसे पहला एग्रीगेट बना बनाया है GDP-MP। बताओ GDP तो बराबर ही है ना, बस फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। मुझे बताओ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, क्या माइनस करोगे भाई, बोलो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर तुमने घर पर इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है तो तुम इन्हें कर पाओगे, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं तुम्हें, उनको अगर लगाने की प्रैक्टिस करके देखी है तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, वरना दिक्कत होगी। तो देखो सेवंथ एग्रीगेट देखते हैं भाई, अब डालो नंबर 7, जिसका नाम है GNP-FC। GNP-FC, GNP-FC, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही बात है, ग्रोस लगा हुआ है तो डेप्रिसिएशन शामिल है ना, लेकिन देखो बीच में नेशनल है। नेशनल का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसे किसने बनाया, रेजिडेंट ने, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ने, ठीक है। लिखो इट इज द सम ऑफ ग्रोस वैल्यू, क्योंकि ग्रोस है, इट इज द सम ऑफ ग्रोस वैल्यू, it is the sum of gross value at factor cost by normal resident of a country. It is the sum of gross value at factor cost by normal resident of a country. Normal resident of a country, normal resident of a country, normal resident of a country during a year, है ना, एक साल में, during a year। और मुझे बताओ क्योंकि नेशनल है तो इसके अंदर NFI ऐड हुआ है ना, देखो मैंने बताया था नेशनल बराबर होता है डोमेस्टिक प्लस NFIA, है ना। इसी के अंदर लिखो डेफिनेशन में, देखो तुम एक डेफिनेशन को कितना बढ़ा सकते हो अपनी उसमें टर्म्स ऐड कर करके। तो लिखो इसी के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर एंड इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, and it includes net factor income from abroad, net factor income from abroad, net factor income from abroad, ठीक है। अब लास्ट एग्रीगेट है जिसका नाम है NNP-FC। मैंने ये बात बताई थी, यही सिंबल होता है नेशनल इनकम का, तो ब्रैकेट में लिखना जरूर, इसे ही क्या बोला जाता है भाई, नेशनल इनकम, ठीक है। यही सिंबल माना जाता है नेशनल इनकम का। तो देखो ये भी कुछ नहीं है, फैक्टर कॉस्ट मतलब इसके अंदर जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता। ये नेशनल है, मतलब वो नेशनल इनकम जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रेजिडेंट। ये नेट है, नेट का मतलब ये इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल नहीं है ना। तो लिखो इट इज डिफाइंड एज फैक्टर इनकम बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, इट इज डिफाइंड एज, है तो ये भी फैक्टर इनकम कॉस्ट पर है भाई, फैक्टर कॉस्ट पर। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज फैक्टर इनकम, डिफाइंड एज फैक्टर इनकम बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के दौरान, ड्यूरिंग अ ईयर, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग
अ ईयर। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें ये फॉर्मूला कैसे बनाना है, बोर्ड पे देखो। तुम्हें चाहिए एनएनपीएफसी, लेकिन तुम्हारे पास सबसे पहला एग्रीगेट है जीडीपी एमपी, है ना। सारी कहानी इसी पर तो चल रही। अब देखो सबको चेंज करना है। नेट से तुम्हें किस में जाना है, ग्रोस में। देखो नेट से ग्रोस में जाना है, क्या माइनस करोगे, एक तो डेप्रिसिएशन। अब देखो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। मैंने बताया था नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए एनएफआईए ऐड करते हैं, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है ना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो तुम्हें क्या माइनस करने की जरूरत है भाई, NIT, तब जाके ये बराबर माने जाएंगे। मतलब ऐसे कैसे फॉर्मूला बना रहे, ये चीज तुम्हें समझनी है, ना कि रटनी है। और अगर इन चीजों को समझकर करोगे तो बहुत बढ़िया है ना। इस फॉर्मूले को भी फटाफट से नोट डाउन कर लो, और बहुत ही आसानी से हमने इन एग्रीगेट्स को पढ़ लिया। और कितने सिंपल थे ये, इनमें करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। तो देखो अब हम डीपली पढ़ेंगे एनएफआईए के बारे में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तुम सोच रहे होंगे इसके बारे में हल्की फुल्की बातें तो मैंने पहले से भी बता दी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि ये चीज क्या है। ध्यान रखना, नेशनल इनकम को समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए, एग्रीगेट्स को समझने के लिए, और छोटी मोटी टर्म्स को समझने के लिए तुम्हें एनएफआईए को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि एनएफआईए सबके लिए बहुत जरूरी है। तो अब तुम्हें चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और पूरा डालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और बाद में लिखनी है इसकी शॉर्ट फॉर्म NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो अब मैं तुम्हें इस टर्म का मतलब क्लियर करूंगा, और अब तो यहाँ पर ये मेन टॉपिक की फॉर्म में आया है। इससे पहले तो ये हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन के टाइप में आया था, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, जो हमारी कंट्री नहीं है। और इनकम तुम्हें मालूम है, और नेट फैक्टर इनकम। मुझे बताओ, अगर कोई अमेरिकन कंपनी है, ध्यान से सुनना मेरी एग्जांपल देने वाली चीज को। अगर कोई अमेरिकन कंपनी है और वो कहां पर खुली हुई है, इंडिया में। अगर कोई अमेरिकन कंपनी है वो कहां पर खुली हुई है, इंडिया में। ये बात तो तुम्हें समझ में आती है कि वो अमेरिकन कंपनी अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ना। ये अमेरिकन कंपनी किसका पार्ट है, हमारा नहीं, उनका। लेकिन इस कंपनी को खोलने के लिए इंडिया ने क्या दी है भाई, एक बिल्डिंग दी है, अपनी कंट्री के अंदर जगह दी है ना। हवा में थोड़ी ना खोल लेगा। अमेरिका हुआ तो क्या हुआ, हवा में खोल सकता है क्या कंपनी, नहीं। फिर भी हमने उसको क्या दी है, बिल्डिंग दी है। मुझे बताओ, बिल्डिंग फ्री में दी है, बिल्डिंग के बदले वो हमें क्या देगा, अमेरिका रेंट देगा, हर साल के हिसाब से देगा, मंथली देगा, जैसे भी देगा, देगा तो सही ना, रेंट देगा। मुझे बताओ, ये इनकम उसने हमें दी है। देखो ध्यान से, ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड है या इनकम टू अब्रॉड है। मुझे बताओ, अमेरिका हमें रेंट देगा या हम अमेरिका को रेंट देंगे। देखो, एक तो हमने इसको बिल्डिंग दे दी और हम इसे रेंट भी देंगे। इतने मूर्ख है नहीं हम, दिखते जरूर है लेकिन है नहीं। हम इससे रेंट लेंगे, तो ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड में है ना। इनकम हमें मिली है, अब्रॉड से मिली है। अब जरा दूसरा एग्जांपल देखो, बिल्कुल यही सिचुएशन दूसरी जगह हो सकती थी। अगर कोई हमारी कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो कहां पर खुली हुई है, अमेरिका में। हमारी इंडियन कंपनी अमेरिका में खुली हुई है, हमारी कंपनी है ना, हमारी टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन खोलने के लिए जो जगह मिली है, खोलने के लिए जो बिल्डिंग दी गई है, वो बिल्डिंग हमें किसने दी है, अमेरिका ने। अमेरिका ने हमें परमिशन दी है, अमेरिका ने वहां पर हमें जगह दी है, बिल्डिंग दी है, इंडियन कंपनी खोलने के लिए।
तो बताओ फ्री में दिया अमेरिका ने? जब हम फ्री में नहीं दे रहे तो वो कैसे दे देगा? हमने भी बदले में इसको क्या दिया होगा? रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया। उस बिल्डिंग का क्या देना पड़ेगा तुम्हें? किराया देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि कई बार हमें अब्रॉड से इनकम मिलती है और कई बार हम अब्रॉड को इनकम देते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब हमें अब्रॉड से इनकम मिलती है और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब हमें अब्रॉड को इनकम देनी पड़ती है। मुझे बताओ, अब्रॉड से हमें मिली 10,000। कितनी मिली? अब्रॉड से 10,000 लेकिन अब्रॉड को हमने दी 8,000। अब्रॉड से हमें मिली 10,000, मतलब अमेरिका ने हमें दिया 10,000 और हमने उसे दिया 8,000। बताओ नेट इनकम हमारे पास कितनी आई? नेट इनकम आई 2,000, है ना? देखो 10,000 मिली थी और 8,000 हमने दे दी। हमारे पास कितनी बची रही? सिर्फ 2,000 ही तो बची रही भाई, सीधी बात है। सिर्फ 2,000 का इनकम का फ्लो हुआ। और ये मत सोचना हमेशा पॉजिटिव आती, उल्टा भी हो सकता है। कई बार हम ज्यादा दे देते हैं, हमें कम मिलती है। कई बार हमें ज्यादा मिलती है, हम कम देते हैं। तो वो डिपेंड करता है। तो एनएफआईए की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और एनएफआईए की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। बाकी की बातें तुम्हें तब समझ में आएंगी जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे कि एनएफआईए कैसे बदलता है बार बार। तो कुल मिलाकर कई बार क्या होता है, हमें अब्रॉड से रेंट मिलता है, कई बार अब्रॉड से हमें इंटरेस्ट मिलता है, कई बार अब्रॉड से हमें प्रॉफिट मिलता है, कई बार हमें अब्रॉड से सैलरी मिलती है, कई बार अब्रॉड से हमें वेजेस मिलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही एग्जांपल समझाया है रेंट का, है ना? बिल्कुल इसी तरह से कई बार हमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज। कई बार प्रॉफिट। अब तुम कहोगे भैया प्रॉफिट कैसे मिल रहा है? बिल्कुल देखो, अगर हमारा कोई एसबीआई की ब्रांच दूसरे बैंक के अंदर, दूसरे देश के अंदर खुली हुई है, सपोज यूएसए में खुली हुई है। यूएसए में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुला हुआ है तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। लेकिन इस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हमें अब्रॉड से मिला है ना, एक तरीके से। हमारी ब्रांच है लेकिन दूसरी कंट्री में खुली भी है ना, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड माना जाएगा। समझ रहे हो ना? तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, वेजेस, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं अब्रॉड से। और यही सारी चीजें हम भी देते हैं। हम भी दूसरे देशों को रेंट देते हैं, हम भी दूसरे देशों को इंटरेस्ट देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, है ना? तो जितना हमने दिया और जितना हमें मिला, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमसे पूछा जाए कि एनएफआईए का फॉर्मूला बताओ, तो तुम बताओगे, देखो तुम्हें जो फैक्टर इनकम मिली है फ्रॉम अब्रॉड, ध्यान से देखना, मैं प्रॉपर लिखाऊंगा, अभी नोट नहीं करना है। फैक्टर इनकम जो तुम्हें किससे मिली है? अब्रॉड से मिली है, माइनस वो फैक्टर इनकम जो तुमने अब्रॉड को दी है ना? दो बातें होती हैं, कुछ इनकम तुम्हें अब्रॉड से मिलती है और कुछ इनकम तुम अब्रॉड वालों को देते हो। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम। देखो ये वैल्यू नेट नहीं है, नेट तुम्हें तब मिलेगी जब तुम माइनस कर दोगे। समझ रहे हो ना? तो देखो इस सब को लिखने से पहले तो तुम्हें एक डेफिनेशन लिखनी है एनएफआईए की। पहले डेफिनेशन लिखो। कहने का मतलब ये कि हम लोग जो अब्रॉड से कमा रहे हैं, ठीक है, और जो अब्रॉड वाले हमसे कमा रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस। हमने जो दूसरे देशों से लिया और हमने जो दूसरे देशों को दिया, दोनों का गैप क्या कहलाता है? एनएफआईए, है ना? लिखो, द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया अर्न, बोर्ड पे लिखा हुआ है, द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया अर्न इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना? हमें क्या मिलती है? इनकम मिलती है। कहां से मिलती है? अब्रॉड से। तुम सोच रहे होंगे कैसे, है ना? बिल्कुल ठीक। देखो अब जरा बोर्ड पे फिर से वो एग्जांपल दूंगा।
अमेरिकन कंपनी कहां पर खुली हुई है? बोलो। इंडिया में। अमेरिकन कंपनी इंडिया में खुली हुई है, ठीक है। तो अमेरिका वाले क्या अपने साथ वर्कर लेकर आएंगे, चलो तुम्हें काम दिलवाएंगे, इंडिया चलो इंडिया चलो? नहीं ना। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वही लोग यहाँ पर काम करना पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? अमेरिकन कंपनी को क्या चाहिए? वर्कर चाहिए ना काम करने के लिए। क्या अमेरिकन कंपनी अपने साथ वर्कर लेकर आएगी अमेरिका से? ये तो बड़ा खर्चीले वाली बात है। और ना ही वो इतने बेवकूफ है कि जो अमेरिकन वर्कर लेकर आएगी। तो जो इंडिया के रेजिडेंट है वही यहाँ पर काम करना पसंद करेंगे। और अगर काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगी उनको? सैलरी। बदले में क्या मिलेगा उनको? बदले में क्या मिलेगा भाई उनको? वेजेस। बदले में क्या मिलेगा उनको? प्रॉफिट। बदले में उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मुझे बताओ, ये सारी चीजें अमेरिकन कंपनी देगी या हमारा इंडिया हमें देगा? नहीं, अमेरिकन कंपनी देगी। भाई तुम काम किसकी कंपनी में कर रहे हो? अमेरिकन कंपनी में। काम अमेरिकन कंपनी में कर रहे हो, सैलरी इंडियन गवर्नमेंट से मांगोगे? नहीं। तो मुझे बताओ, अगर अमेरिकन कंपनी तुम्हें सैलरी दे रही है तुम्हारी ही कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, कंट्री तुम्हारी है, कंपनी किसकी है? अमेरिका की। तो ये इनकम फ्रॉम एब्रोड माना जाएगा, ना कि इनकम फ्रॉम होम कंट्री। हमें अपनी कंट्री से इनकम नहीं मिली, हमें मिली है अमेरिकन कंपनी से इनकम। इसका मतलब ये हुआ इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब मुझे बताओ, यही चीज हमारे साथ होती है। हमारी कंपनी यूएसए में खुली हुई है, तो क्या हम अपने वर्कर लेकर जाते हैं, चलो भाई साथ साथ जॉब दिलवाएंगे? नहीं ना, हम वहीं के लोगों को जॉब देंगे। तो वो इनकम हमने दी है अब्रोड को, वहां के लोगों को हमने इनकम दी क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में काम करा। समझ रहे हो ना? तो कई बार हमें इनकम मिलती है तो कई बार हम इनकम देते हैं। लिखो, द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया अर्न इनकम फ्रॉम एब्रोड, है ना? हमें इनकम अर्न करने का मौका मिलता है एब्रोड से। अर्न इनकम फ्रॉम एब्रोड, अर्न इनकम फ्रॉम एब्रोड इन द फॉर्म ऑफ, लिख लो किस फॉर्म में मिलता है भाई? सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट। ये सब चीजें क्या है? इनकम ही तो है। अगर घर का तुम्हें रेंट मिलता है किसी से तो वो तुम्हारी क्या मानी जाएगी? इनकम। समझ रहे हो ना? अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी तुम्हें क्या दे रही है? सैलरी। तो वो सैलरी तुम्हारी क्या मानी जाएगी? इनकम। The normal residents of India earn income from abroad in the form of wages, comma, rent, interest, in the form of wages, comma, rent, comma, interest, comma, profit, etc. एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हुई एक तरफ की बात। हमारे देश के लोगों को एब्रोड से क्या मिला? पैसा। ध्यान से सुनना, हमारे देश के लोगों को एब्रोड से क्या मिला? पैसा मिला। ठीक है, इसी तरह से हमने भी तो एब्रोड के लोगों को पैसा दिया। इसी में लिखो, फुल स्टॉप लगा देना एटसेट्रा के बाद। अब लिखो, ऑन द अदर हैंड, ऑन द other hand, on the other hand, foreigners, foreigners मतलब बाहर के लोग। on the other hand, बोर्ड पे लिखा हुआ है foreigners। on the other hand, foreigners also earn income from India। वो भी तो हम लोगों से इनकम कमाते हैं। देखो इसका कितना सिंपल सा मतलब है, पहले लिख लो, अभी समझाता हूं। On the other hand, foreigners also earn income. Foreigners also earn income from India. Also earn income from India. Also earn income from India. देखो, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा कोई बैंक इंडिया का कोई बैंक चाइना में खुला हुआ है, सपोज इंडिया का बैंक चाइना में खुला हुआ है, तो जब तुमने अपना बैंक चाइना में खोल रखा है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है,
तो इसके अंदर सारे लोग इंडियन होंगे काम करने वाले? नहीं ना, इसके अंदर कुछ फॉरेनर होंगे ना, मतलब चाइना के लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। और तुम क्या मना करोगे? भाई मना क्यों करोगे? बैंक ऑफ इंडिया है, काम करो, सीधी बात है, काम करने के लिए वर्कर चाहिए। तो मुझे बताओ, चाइना के लोग हमारे लिए क्या माने जाएंगे? फॉरेनर। और तुमने उनको क्या पे करा है? इंटरेस्ट। तुमने उनको क्या पे करी है? सैलरी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैलरी, जो इंटरेस्ट, जो रेंट हम लोगों को मिलता है एब्रोड से, वही रेट, वही इंटरेस्ट, ये सब चीजें हम भी एब्रोड को देना पसंद करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि कितना आया है और कितना गया है, एब्रोड से कितना मिला है और एब्रोड को हमने कितना दिया है, दोनों के डिफरेंस से पता चलता है नेट। नेट वैल्यू कैसे पता चलेगी? दोनों के डिफरेंस से, ठीक है। तो मैंने दोनों बातें लिखवा दी हैं कि हमें एब्रोड से कितना मिला है और फिर मैंने लिखवाया एब्रोड को हमने कितना दिया है ना। इन दोनों चीजों का डिफरेंस क्या कहलाता है? NFIA। इसी के अंदर लिखो, लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखना है, इंडिया के बाद फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स, द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स, मतलब इन दो टर्म्स का डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। पूरा लिखना है इस बार, शॉर्ट में नहीं लिखना है, मैं देख सकता हूं रजिस्टर। द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब लिख लो ब्रैकेट में NFIA, NFIA, है ना। अब देखो इसको डीपली पढ़ते हैं कि अगर हमें इनकम मिलती है तो किस फॉर्म में मिलती है। देखो जिस फॉर्म में हमें मिलती है उसी तरह की इनकम हम लोग भी देते हैं। तो या तो ये पढ़ लो कि हमें किस तरह की मिलती है, या फिर ये पढ़ लो कि हम किस तरह की देते हैं, एक ही बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि NFIA में क्या क्या चीजें शामिल होती है, हमें क्या क्या मिलता है ना, मतलब कि इसके कंपोनेंट। तो इसी का एक सब हेडिंग बना दो। अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स। तो हेडिंग बनाओ कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। कई बार एक्सप्लेन करने को पेपर में आ चुका है ये। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA मतलब NFIA में हम कौन कौन सी चीजों की बातें करते हैं। तो देखो पहले तो हेडिंग बनाना है तुम्हें कैपिटल में। 3 टॉपिक बताऊंगा, 3 तरह की चीजें NFIA में शामिल की जाती हैं। पहली है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वैसे तो कंपनसेशन का मतलब होता है हट जाना, और हट जाना उस व्यक्ति को दिया जाता है, कंपनसेशन उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कंपनसेशन का मतलब है इनकम। तुम मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? सैलरी दूंगा। सैलरी क्या कहलाएगी? कंपनसेशन। वो मजदूर मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं उनको क्या दूंगा? इनकम दूंगा, वेजेस दूंगा। वेजेस क्या कहलाएगा? कंपनसेशन, है ना। तुमने मुझे घर किराए पर दे दिया है ना। मैंने तुम्हें क्या दिया? रेंट दिया। रेंट तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? कंपनसेशन, है ना। तो यहाँ पर कंपनसेशन का मतलब हट जाना नहीं है, ये उनका इनकम है, ठीक है। हाँ, दूसरा लिखो कैपिटल B। अभी हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लिखो नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम प्रॉपर्टी। आ गई ना वही वाली बात। मान लो तुमने अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पर दे रखी है, तुमने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है ना कि भाई चल ठीक है बिल्डिंग है ले ले, तू अपनी यहाँ पर बैंक खोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ फ्री में दे दी? इतने अच्छे तो तुम हो नहीं। तुमने क्या लिया? उससे रेंट लिया, है ना। तो देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें लिख लो क्या क्या होता है। इंटरेस्ट, अभी मैं मतलब समझा दूंगा एक एक करके। इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। अब तुम सोचोगे भैया प्रॉफिट तो समझ में आता है, सॉरी रेंट तो समझ में आता है कि हमने उसको किराए पर अपनी बिल्डिंग दी, बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी से हमें क्या मिला? रेंट मिला। इंटरेस्ट का क्या मतलब है मुझे बताओ? इंटरेस्ट किस पर मिलता है? मान लो तुमने पैसा इन्वेस्ट करा है फॉरेन कंपनी में, ऐसे ही करा है।
बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बताओ, ब्याज मिलेगा ना। अगर तुम किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, भाई तुम खूब मालदार इंसान हो, भाई बड़े बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, टाटा बिरला ये जो लोग होते हैं, ये अपना पैसा फॉरेन कंपनी में, बैंकों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो यूं ही करते हैं, बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो तुम्हारा जो कैश है वो भी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुमने अपनी प्रॉपर्टी से क्या कमाया है, इंटरेस्ट। इसी तरह से प्रॉफिट होता है ना। तो अभी मैं प्रॉपर बताऊंगा जब एक एक पढ़ेंगे, है ना। अभी तो रफली ध्यान रखो। अब लिखो कैपिटल सी। अब तुम्हें डालना है कैपिटल सी। लिखो नेट रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज। देखो लास्ट वाले पे स्टार बना लो, क्योंकि दिखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन है नहीं। है देखो, ये जो मैंने वर्ड लगा दिया ना रिटेन्ड अर्निंग, इससे परेशान मत हो। नॉर्मल वर्ड ये अर्निंग, अर्निंग मतलब इनकम। देखो रेजिडेंट कंपनी, मुझे बताओ अगर हमारी कंपनी अमेरिका में खुली हुई है तो क्या वो अमेरिका की हो जाएगी, नहीं। वो अभी भी हमारी क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। मतलब वो कंपनी अभी भी हमारी है क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर कोई एम्बेसी, हमारी एम्बेसी दूसरी कंट्री में खुली हुई है तो वो एम्बेसी उसकी हो जाएगी, नहीं, वो अभी भी हमारी है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर मैं बस उस अर्निंग की बात कर रहा हूं जो कंपनी से रिलेटेड है। तीसरे वाले पार्ट के अंदर है ना, तीसरे कंपोनेंट में हम केवल किस कंपनी की बात कर रहे हैं, रेजिडेंट कंपनी की, मतलब अपनी कंपनी की। देखो हमारी कंपनी दूसरी कंट्री में खुली हुई है, जो भी हमें इनकम मिलेगी, जो भी इनकम मिलेगी वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगी। आ तो इनकम अब्रॉड से रही है ना। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई अमेरिकन कंपनी हमारी कंट्री में खुली हुई है, अगर कोई कंपनी हमारी कंट्री में खुली हुई है, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो उस वर्कर को क्या मिल सकते हैं, वेजेस मिल सकते हैं। उस वर्कर को क्या मिल सकते हैं, सैलरी मिल सकती है। समझ रहे हो ना इन चीजों को। तो अब हम इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे एक एक करके कि आखिर इन तीनों का मतलब क्या है। हालांकि मैंने थोड़ा सा रफली बता दिया है। तो देखो कंपनसेशन का मतलब होता है, एम्प्लॉयज का मतलब होता है वर्कर, वर्कर को किसी भी तरह का कंपनसेशन मिलना। तुमने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी थी, देखो मेरे ध्यान दे रहा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉफिट लिख दिया, है ना। ये अभी याद आया मुझे, प्रॉपर्टी आएगा इधर, मैंने बोला भी था जब वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बोला होगा। यहाँ पर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आना था, प्रॉफिट नहीं। प्रॉपर्टी से कमाई गई इनकम यहाँ पर आती है। फॉर एग्जांपल तुमने अपना घर किसी को किराए पर दे दिया, बदले में वो तुम्हें क्या देकर जाएगा भाई, रेंट देकर जाएगा। तो तुमने अपनी प्रॉपर्टी से क्या कमा लिए, पैसे।